हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको इतिहास की पहली वीडियो डाली थी। उसमें मैंने आपको मध्यकालीन भारत से शुरुआत की थी। मध्यकालीन भारत में जिसका टाइम पीरियड रहा था 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक, जिसमें जो मध्यकालीन भारत था उसमें मोस्टली मुस्लिम रूलर आए शासन करने के लिए। तो जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, तो मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो मोहम्मद बिन कासिम था, जो अरब से बिलोंग करता था, उसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया 712 से लेकर 714 ईस्वी तक, वो मैंने बताया। उसके बाद मैं आज जो कल तक पढ़ाया था, जो पहली वीडियो पढ़ाया था, उसके बाद मैं आगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत करना चाहता हूँ। शुरुआत करने से पहले मेरे पास एक मोटिवेशन, एक थॉट है जो स्वामी विवेकानंद जी का है, उसे सुनाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसे मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं और समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने आपको बताया था भारत में अरबों का आक्रमण। मैं आज पढ़ाऊंगा भारत में तुर्क का आक्रमण। हुआ क्या, मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का टाइम पीरियड रहा है 1000 से लेकर 1027 तक। महमूद गजनवी कौन था, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। महमूद गजनवी तुर्किस्तान का रहने वाला था। तुर्किस्तान जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान में एक प्लेस है गजनी। गजनी में गजनी वंश का शासन चलता था। गजनी वंश या यामनी वंश एक ही बात है। तो यहाँ पर गजनी वंश का शासन चलता था। गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं था। अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। ठीक है गाइस, पता चलेगी महमूद गजनवी कौन था। एक बार फिर, महमूद गजनवी तुर्किस्तान का निवासी था। तुर्किस्तान जो वर्तमान में अफगानिस्तान कहलाता है। जो तुर्किस्तान जगह थी वर्तमान में वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में गजनी जगह थी जहाँ पर गजनी वंश यानी यामनी वंश का शासन चलता था। इस यामनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन का कोई बेटा नहीं था, इसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। तो हुआ क्या, जो सुबुक्तगीन था, यहाँ पर जैसे ये हमारा भारत बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ सिंध प्रांत था, यहाँ सिंध प्रांत था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत में एक पेशावर जगह थी, यहाँ यहीं से भारत में घुसने का रास्ता था। तो सुबुक्तगीन ने क्या किया, पेशावर पर अटैक किया। उस टाइम पर पेशावर पर हिंदू शाही वंश का जयपाल राजा था। जयपाल जो था हिंदू शाही वंश का, ठीक है, हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल का शासन चल रहा था। यहाँ पर सुबुक्तगीन ने अटैक किया। तो क्या हुआ, सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में युद्ध हुआ। सुबुक्तगीन जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। ये बात है 997 ईस्वी की। जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। उसके बाद उसका बेटा, सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी शासन पर बैठा। महमूद गजनवी ने जब शासन पर बैठा तो उसने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं गद्दी पर शासन पर बैठूंगा तब तक मैं भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। ठीक है, इसीलिए महमूद गजनवी ने
1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका आक्रमण करने का उद्देश्य लूटपाट करना था और जो मूर्ति पूजा होती हैं उनका विनाश या नष्ट करना था। महमूद गजनवी ने इसलिए ज़्यादातर आक्रमण मंदिरों पर किया। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के शासक जयपाल पर किया। जयपाल जिसने महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की हत्या की थी। 1000 ईस्वी में ये महमूद गजनवी वापस चला गया हार कर। फिर उसके बाद 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया। जयपाल को हराने के बाद जयपाल को मारा नहीं, जयपाल पर व्यंग्य कसकर लूटपाट करके चला गया। जयपाल अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद क्या होता है? जिहाद यानी कि धर्म युद्ध को जिहाद बोला जाता है। इसने मोस्टली जो मतलब आक्रमण किए, मंदिरों पे किए, मूर्तियों को नष्ट किया, ये सब कुछ किया। इसलिए महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। 1006 में महमूद गजनवी ने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। उसके बाद 1008 में जयपाल के बेटे आनंद पाल को पराजित किया। जयपाल का बेटा पेशावर का राजा बना। जयपाल के मरने के बाद उसके बाद 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर दोबारा आक्रमण किया और जयपाल के बेटे आनंद पाल को पराजित किया। 1011-1012 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा और उज्जैन पर कई बार आक्रमण किए। इसका मोस्टली उद्देश्य यही रहता था कि लूटपाट करना और मंदिरों की तोड़फाड़ करना, मंदिरों में जो मूर्तियां रहती हैं उनकी तोड़फाड़ करना और चले जाना। इसके बाद 1014 में स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण करके इसने यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करवाया। जो स्थानेश्वर है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर इसने श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करवाया। श्री कृष्ण की मूर्ति, इस मूर्ति को चक्र स्वामी की मूर्ति कहा जाता था। ये आपको याद रखनी है। श्री कृष्ण की मूर्ति को क्या कहा जाता है? चक्र स्वामी की मूर्ति। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है SSC के में कि चक्र स्वामी की मूर्ति किस भगवान या किसकी मूर्ति को कहा जाता था। तो चक्र स्वामी की मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति को कहा जाता था। आगे 1025 में इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है 1025 वाला। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यहाँ पर उस समय जो भीम प्रथम शासन करता था, जो चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, यानी भीम फर्स्ट का शासन था, जो चालुक्य वंश का राजा था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर जिसमें सोने की मूर्ति थी और सोने का दरवाजा लगा हुआ था। वैसे तो ये मंदिर लकड़ी का था। सोमनाथ मंदिर में पहली बार निर्माण भी भीम फर्स्ट ने करवाया। ये याद रखने के लिए, सोमनाथ मंदिर का सबसे पहली बार निर्माण किसने करवाया? भीम फर्स्ट ने। और सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। ठीक है, तो जब उसने महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो यहाँ से वो सोने का दरवाज़ा और सोने की मूर्ति लेके गया। तो रास्ते में भरतपुर के आसपास जाटों ने उससे सोने का दरवाज़ा लूट लिया। इसलिए महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण जाटों पर किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी
के समकालीन जो प्रसिद्ध लेखक थे उनका नाम है इस प्रकार है, जो हमेशा एसएससी के या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको जो प्रसिद्ध लेखक हैं हमेशा ध्यान रखने हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है और ये भी ध्यान रखनी है। जो महमूद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध लेखक थे उनमें से एक अल बरूनी है, जो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था। 1024 ईस्वी में इसने किताब उल हिंद लिखी। ठीक है, आपको प्रत्येक वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है किताब उल हिंद किसने लिखी। किताब उल हिंद लिखी अल बरूनी ने। फिर उसके बाद दूसरा लेखक था उत्बी, जिसने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया। फिर एक है फिरदौसी, जो इसका दरबारी लेखक था, इसने शाहनामा पुस्तक लिखी। एक लेखक है बैहाकी, इसने गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की जीवनी लिखी, जिसका नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सबसे मेन पॉइंट है महमूद गजनवी के बारे में। हिंदुस्तान में सुल्तान एवं गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम महमूद गजनवी था। हिंदुस्तान में सुल्तान की उपाधि और गाजी की उपाधि सबसे पहले महमूद गजनवी ने धारण की थी। गाजी कौन होते हैं? गाजी होते हैं काफिरों का नाश करने वाला। काफिर होते हैं यानी गैर मुस्लिम। जो गैर मुस्लिम होते हैं उनका नाश करता है वो जो गैर मुस्लिम होते हैं उनका नाश करता है वो गाजी कहलाता है। तो गाजी की उपाधि धारण की महमूद गजनवी ने। गाजी होता है काफिरों का नाश करने वाला। काफिर होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, जिसका शासनकाल रहा है 1175 से लेकर 1206 तक। मोहम्मद गौरी था एक संसवानी तुर्क था, ये भी तुर्क से बिलोंग करता था। यह भी सेम जगह गजनी से बिलोंग करता था। ये गौर वंश का शासक था। इसने भारत पर आक्रमण, अपने साम्राज्य का विस्तार एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किया। मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड है 1175 से लेकर 1206 तक। 1175 में इसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहाँ पर सहवाग ने दोहरा शतक मारा था, जिसे कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। 1175 में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर किया, जहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो करमाती जाति के मुसलमान रूल कर रहे थे। ठीक है। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, जहाँ पर शासन कर रहा था भीम सेकंड, जो वो भी चालुक्य वंश का था। तो 1178 में माउंट आबू में भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर अपने यहाँ पर कैद कर लिया। तो उसकी भीम सेकंड की माँ ने मोहम्मद गौरी को भीम सेकंड ने अपनी माँ के कहने पर छोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1179 में मोहम्मद गौरी ने सिंध एवं कश्मीर पर अधिकार किया। जब मोहम्मद गौरी ने 1179 में सिंध एवं कश्मीर पर अधिकार किया, उसी समय दिल्ली, अजमेर, सांवर पर चौहान वंश का शासन चल रहा था। चौहान वंश में शासन कर रहा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पथौड़ा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, या जब मोहम्मद गौरी ने सिंध एवं कश्मीर पर अधिकार किया, तब उस टाइम पर दिल्ली, अजमेर और सांवर में पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। हमेशा कुछ पेपर में ये पूछा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो कौन से
कौन से वंश का शासन चल रहा था? तो चौहान वंश का चल रहा था। कौन सा राजा शासन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासन कर रहा था उस टाइम पे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी लेखक था, उसका परम मित्र भी था, जिसका नाम था चंद्रवरदाई, जो इसके दरबार में लेखन का कार्य करता था। इसने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। इतिहासकार तो ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो में ये लिखा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 यानी तराइन के प्रथम युद्ध से पहले 16 बार युद्ध हो चुका है। चंद्रवरदाई ने यह बताया है कि मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करता था, बार बार पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर माफ़ी मांगकर वापस चला जाता था। ऐसा इसने करीब 16 बार किया। 16 बार करने के बाद 17वीं बार 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज की राजकुमारी, जो गहरवाल वंश के शासक जयचंद की बेटी थी संयुक्ता, उससे प्रेम हो गया और पृथ्वीराज चौहान प्रेम प्रसंग में विजयी हो गए। हुआ क्या कि गहरवाल वंश का शासक था जयचंद, उसको पता लगा, जयचंद को पता लगा कि जो पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी से प्रेम करता है, जो कुछ भी पता लगा हो। उसके बाद जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा, सभी को आमंत्रित कर लिया, सभी राजा को, बट पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान 20 स्वयंवर में पहुँचे और इसकी बेटी संयुक्ता को उठा लाए। तो संयुक्ता को उठा लाए तो जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज हुआ और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। लेकिन चंद्रवरदाई में तो ये लिखा है कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रवरदाई ये लिखते हैं, ये चंद्रवरदाई अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि जब 1192 का तराइन युद्ध हुआ तब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को और खुद, यानी चंद्रवरदाई अपनी बोलता है, खुद मुझे वो कैदी बना के तुर्किस्तान ले गया, वर्तमान में अफगानिस्तान ले गया, गजनी ले गया। तो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में जकड़कर कैदी बना दिया। तो चंद्रवरदाई कहते हैं कि एक टाइम पे मेला लग रहा था उस गजनी में, तो उस समय पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से बोला कि मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी वाण चलाना आता है। ठीक है। और सॉरी, उसने जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फूट दी थी, उससे बेड़ियों में बांध लिया था और तब गजनी लेके गया था। तो वहाँ पे जाके दोनों कैद कर लिया। तो चंद्रवरदाई कहते हैं मैंने मोहम्मद गौरी से बोला कि मेरे मित्र को शब्दवेदी वाण चलाना आता है, तो जो मतलब बिगड़ देखे शब्दों से बाण चला सकता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने देखना चाहा कि देखूं कैसे बाण चलाता है। तो चंद्रवरदाई बोलते हैं मैंने पृथ्वीराज चौहान को बोल के
इशारा दिया कि सामने राजा खड़ा है, ऐसे करके बोला। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी वहाँ चलाया और वहाँ पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज रासो में लिखा है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने वहीं पे पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, ये इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1192 में मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी का दिल्ली, अजमेर और सांवर पर अधिकार हो गया। 1193 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जो हुआ कन्नौज के राजा जयचंद, जिसकी बेटी सेंगुता थी, जयचंद्र, जिसने हेल्प की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुए। मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, दोनों था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली का साम्राज्य सौंपा। उसके बाद इसका दूसरा गुलाम था यलदौज, यलदौज को गजनी का साम्राज्य सौंपा। उसका तीसरा गुलाम था कुबाचा, कुबाचा को इसने काबुल एवं कंधार का साम्राज्य सौंपा। इसके बाद तीसरा इसका गुलाम था बख्तियार खलजी। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। ये होता है आपका मध्यकालीन भारत में जो भारतीय लोगों का जो आक्रमण हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन तीनों ने आक्रमण किया। इसके बाद इसके जो 4 गुलाम हुए हैं, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो प्रेजेंट में से दिल्ली का साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद हुआ है यलदौज, जिसे गजनी का साम्राज्य सौंप दिया। इसके बाद हुआ कुबाचा, जिसे काबुल एवं कंधार का साम्राज्य सौंप दिया। फिर हुआ बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम है, यही आगे चलकर अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसमें मोहम्मद गौरी आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना करेगा। ठीक है गाइज, तो आगे नया जो टॉपिक होगा कल का, वो होगी दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पूरी दिल्ली सल्तनत चलेगी। दिल्ली सल्तनत चलेगी 1206 से लेकर 1526 तक, यानी तब तक जब तक 1526 में बाबर आके मुगलों का जो बाबर है, बाबर आके आक्रमण करेगा। फिर उसमें उसके बाद 1526 के बाद मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। फिर मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल वंश के बाद फिर उधर साउथ में मराठा और जो मराठा जो अपने मराठा शासन चलेगा साउथ में। राजस्थान में राजपूत शासन चलेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल, फिर उसके बाद मराठा, उसके बाद तुम्हारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आधुनिक पढ़ेंगे। आधुनिक में तुम्हारा चलेगा जो मुगलों का जो पतन कैसे हुआ, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी जो मुगल का जो सत्ता चल रही थी उसके में गिरावट कैसे आई, क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि मुगलों का शासन इतना अच्छा शासन था, गोल्डन टाइम, गोल्डन एरा कहा जाता था, गोल्डन पीरियड था, वो कैसे नीचे पहुंचा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई, कौन सी यूरोपीय कंपनियां, उनका आगमन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1857 क्रांति पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो नए नए राज्यों का उदय कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा टाइम पीरियड पढ़ेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर आज़ादी तक का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आके आज़ादी तक के टाइम पीरियड के बाद तुम्हारा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक भारत खत्म होने के बाद प्राचीन भारत पढ़ेंगे। फिर उसके प्राचीन भारत के बाद तुम्हारा पूरा रिवीजन होगा।
अभी तो अब चलो मेरा जो अब 2-3 टॉपिक करा दिए मैंने, यानी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, सॉरी महमूद गजनवी का आक्रमण, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ये 3 टॉपिक करा दिए। अब इन जो 3 टॉपिक जो करा दिए हैं मैंने, इसके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, मतलब कौन से पेपर में आए, कब आए हैं, ये अगली वीडियो में 10 से 15 मिनट की हो या 20 मिनट की हो, उसमें लेके आऊँगा क्वेश्चन सभी, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद मैं दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करूँगा, ठीक है। अच्छे से करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आज अच्छे से रहना, थैंक यू। और रिक्वेस्ट है आपसे, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ ही साथ नोट्स बना के चलना। मैं तो आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, बट जो आप अपने हाथ से खुद बनाओगे वो आपके लिए बेटर है। यानी जो हम अपने आप बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, वो सही रहता है, जिसे आसानी में याद करने में, समझने में आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बट किसी का लिखा हुआ होता है, उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी साथ में लेके रिवीजन करना, हो सके तो अपने और भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बता दूं अपने बारे में, मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरा शौक़ है। मैं ये नहीं है कि मैं इसी में ये करना वो करना, बट मेरा शौक़ है एक अपनी नॉलेज को बांटना। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़े आपको पढ़ा के ही एक्सपीरियंस आएगा। मैंने 1.5 से 2 साल पढ़ाया है, रियलिटी बोलूँगा मैं। 2 साल मैंने पढ़ाया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, और सिलेक्शन भी दिया है। और मैंने भी CDS का पेपर क्वालिफाई किया है, और मैं बहुत कुछ किया है, बट मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। आप अच्छे से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से करना। आप कोर्स की तरफ से टेंशन फ्री रहना। मैं कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, पूरा इतिहास का तो पूरा ऐसा करा दूंगा आपको। इतिहास रियलिटी में कह रहा हूँ कि कोई सी भी बुक उठा लेना इतिहास से, कोई सी भी उठा लेना, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ PCS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक की बोल रहा हूँ मैं। PCS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक की उठा लेना बुक, उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना हो, ठीक है। कोई सी भी SSC की, PCS की, यानी घटना चक्र आती है, उसे उठा लेना। या मैं कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बता रहा। अगर मैं पर्टिकुलर कोई बुक बताऊंगा तुम बोलोगे ये वहीं से पढ़ाता है, वहीं से बता रहा है। मैं कोई नहीं बता रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको कोई भी बुक अच्छी लगे, मार्केट में कोई भी बुक अच्छी लगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए उठा लेना आप, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ के, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसे पढ़ के आराम से उसके क्वेश्चन लगा के देखना। अगर तुम्हारे पास तुम पे क्वेश्चन बने तो बात करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है गाइस। कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना। आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, इम्प्रूवमेंट देता रहूँगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।